बेटे का एडमिशन कराने गया पति, उसी स्कूल में तलाकशुदा पत्नी प्रिंसिपल थी। दोस्तों, राजेश अपने बेटे का एडमिशन कराने के लिए एक प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूल में जाता है। वह बहुत उत्साहित होता है क्योंकि यह स्कूल उसके शहर का सबसे अच्छा स्कूल माना जाता है। जब वह स्कूल पहुंचता है तो वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि बच्चों को एडमिशन से पहले एक टेस्ट देना होगा। अगर बच्चा उस टेस्ट में पास हो जाता है तभी उसे एडमिशन मिलेगा, वरना नहीं। राजेश अपने बेटे को टेस्ट के लिए स्कूल में छोड़ देता है और खुद वेटिंग हॉल में बैठकर बेटे के लौटने का इंतजार करने लगता है। वहां बैठे हुए वह आसपास के माहौल का जायजा लेने लगता है। तभी उसकी नज़र अचानक स्कूल की प्रिंसिपल पर पड़ती है। प्रिंसिपल को देखकर राजेश के होश उड़ जाते हैं। राजेश घबराहट में आ जाता है। वह प्रिंसिपल से नज़रें चुराकर स्कूल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी प्रिंसिपल की नज़र उस पर पड़ जाती है। वह भी राजेश को देखकर चौंक जाती है। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। राजेश के दिमाग में पुरानी बातें और गलतफहमियां तैरने लगती है। वह सोचने लगता है, यह वही है जिसे मैंने कई साल पहले गरीब समझकर छोड़ दिया था। आज यह इतनी बड़ी पोस्ट पर कैसे पहुंच गई? राजेश को यकीन नहीं होता कि वो गरीब परिवार की लड़की आज इस प्रतिष्ठित स्कूल की प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल मैडम को देखकर राजेश उनसे अपने आप को छुपाते हुए स्कूल से बाहर निकल ही रहा होता है, लेकिन तभी वह प्रिंसिपल मैडम राजेश को बाहर निकलता देख लेती है और वह भी परेशान हैरान रह जाती है। इसके बाद प्रिंसिपल मैडम शांत लेकिन दृढ़ स्वभाव में कहती है, राजेश, 1 मिनट रुको, मेरे ऑफिस में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इस बातचीत के दौरान पूरे स्कूल में यह खबर फैल जाती है कि प्रिंसिपल मैडम एक व्यक्ति के बीच कुछ गंभीर बातचीत चल रही है और उसके बाद जो होता है उसे देख पूरे स्कूल में हड़कंप मच जाता है। लेकिन दोस्तों, इस सब के पीछे क्या कहानी थी, क्या वजह थी इस सब की, कि आखिर प्रिंसिपल मैडम और राजेश के बीच रिश्ता क्या था? क्यों राजेश प्रिंसिपल मैडम को देखते ही अपना मुंह छुपाकर भागने की कोशिश कर रहा था? आइए जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए रोज़ाना नई नई इंटरेस्टिंग कहानियाँ लाकर सुनाती रहूँ। तो चलते हैं कहानी के शुरुआत में। दोस्तों, यह कहानी काव्या नाम की एक लड़की की है जो दिल्ली में अपनी फैमिली के साथ रहती थी। काव्या के परिवार में उसके माता पिता और 2 छोटी बहनें थीं। काव्या सबसे बड़ी थी और वह ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। उसके पापा दिनेश लाल एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे और घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था। एक दिन दिनेश लाल के पास एक आदमी आता है और कहता है, मेरे पास आपकी बेटी काव्या के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है। लड़का बहुत अच्छा है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है और उसके परिवार में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं इस रिश्ते की बात को आगे बढ़ा दूं। काव्या के पिताजी थोड़ा संकोच करते हुए कहते हैं, जैसा आप बता रहे हैं उस हिसाब से वे लोग काफ़ी अमीर लगते हैं, शायद उन्हें दहेज भी ज़्यादा चाहिए होगा। मैं एक साधारण नौकरी करता हूँ, शायद उनकी और हमारी बात नहीं बन पाएगी। इस पर वह आदमी कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, उन लोगों को बस एक सुशील, पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की चाहिए। दहेज की उन्हें कोई विशेष मांग नहीं है। आप जो भी अपनी मर्जी से देना चाहेंगे वह उन्हें मंजूर होगा। दिनेश लाल जी ने थोड़ी राहत महसूस की और कहा, अगर ऐसा है तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। हमारी बेटी काव्या पढ़ी लिखी है, सुंदर है और हमारे संस्कारों में पली बड़ी है। आप इस रिश्ते की बात को आगे बढ़ाइए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम खुशी खुशी शादी कर देंगे। वह आदमी, जिसे लोग बिचौलिया कहते थे, लड़के के घर जाता है। लड़के का नाम राजेश था। राजेश के माता पिता काव्या की फ़ोटो देखते ही खुश हो जाते हैं। वे राजेश को भी काव्या की फ़ोटो दिखाते हैं और वह भी काव्या को देखकर प्रभावित हो जाता है।
काव्या की सादगी और सुंदरता सबको भा जाती है। राजेश के माता पिता बिचौलिए से कहते हैं, हमें यह रिश्ता मंजूर है। अब आप लड़के लड़की के परिवार को मिलवाइए और शादी की तारीख तय कराइए। कुछ दिनों बाद दोनों परिवार मिलते हैं और शादी की तारीख तय हो जाती है। 2 महीने बाद बड़े धूमधाम से काव्या और राजेश की शादी हो जाती है। शादी के बाद काव्या अपने ससुराल में राजेश और उसकी फैमिली के साथ बहुत खुशी खुशी रहने लगती है। वह सबका बहुत ख्याल रखती है, लेकिन यह खुशियाँ ज़्यादा समय तक नहीं टिकती। शादी के 3 महीने बाद काव्या के ससुराल वालों का व्यवहार अचानक बदल जाता है। वो लोग अब उससे नौकरों की तरह बर्ताव करने लगते हैं। उसे घर के हर छोटे बड़े काम में लगा दिया जाता है और उसकी पढ़ाई और आराम की कोई परवाह नहीं की जाती। उसके गरीब परिवार से होने का मजाक बनाते हैं। पूरे पूरे दिन वह कभी किचन में काम करती तो कभी कभी उससे सभी कमरों में झाड़ू पोछा कराते थे। अगर काम करते हुए उससे कोई छोटी बड़ी गलती हो जाती थी तो उसे खूब ताने मारते थे कि तुम तो गरीब परिवार के आदमी हो, कोई काम सलीके से आता ही नहीं है। काव्या उनके इस बर्ताव से तंग आ चुकी थी और राजेश से कहती है कि तुम्हारी माँ और बहन मेरी ज़रा सी गलतियों पर बहुत खरी खोटी बातें सुनाती हैं। पूरा दिन मुझसे अब घर में नौकरों की तरह काम लिया जाता है। मेरी कोई इज्जत या मान सम्मान ही नहीं करता है। तो राजेश भी उसको दिलासा देने की बजाय उल्टा डांटता है और कहता है कि तुम एक झोपड़पट्टी में रहती थी, हमने तुम्हें यहाँ इस महल में ला कर रखा। तुमसे मेरे परिवार वालों की देखभाल भी नहीं की जा रही है। यहाँ इस घर में हर चीज़ की सुविधा है। तुम यहाँ के सभी काम सीखने होंगे और उन्हें करना भी होगा। ज़्यादा इधर उधर की बातों को अपने दिलो दिमाग में मत रखा करो, चुपचाप से सुनती रहो और अपने काम पर ध्यान दो। अपने पति राजेश के मुंह से यह जवाब सुनकर काव्या का दिल टूट जाता है। उसे राजेश से बहुत उम्मीदें थी। एक वही तो था इस घर में जिसे वह अपने दिल की सारी बात बता सकती थी, अपनी दुख परेशानी को उसके साथ बांट सकती थी। लेकिन राजेश का व्यवहार देखकर काव्या को बहुत दुख पहुंचता है। इसके बाद वह अपने मायके में कॉल करके सारी बात अपनी माँ से बता देती है। तो काव्या की माँ उसे समझाते हुए कहती है कि बेटी देखो, अभी तुम्हें सिर्फ वहाँ रहते हुए 3 ही महीने हुए हैं। नए नए ससुराल में यह सब कठिनाइयाँ सभी के सामने आती है। धीरे धीरे वह सभी लोग तुम्हें इज्जत प्यार देने लगेंगे। 1-2 साल में जब तुम्हें कोई संतान पैदा हो जाएगी तो तुम भी उनकी लाडली और उनके परिवार में पूरी तरह से जुड़ जाओगी। दोस्तों, काव्या भी बहुत मासूम और सीधी सादी लड़की थी। वो भी अपनी माँ की बात को समझ जाती है कि मुझे अभी यहाँ सिर्फ 3 ही महीने हुए हैं, धीरे धीरे समय बीतेगा तो मैं भी इन सब के साथ घुल मिल जाऊँगी। वह ऐसे ही उनकी बातों को इग्नोर करके अपने ससुराल में बनी रहती है और अपने काम से काम रखती है। समय ऐसे ही बीतता गया। काव्या अपने ससुराल वालों के इस व्यवहार से दुखी थी, लेकिन उसने किसी से शिकायत नहीं की। उसने सोचा कि शायद समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी बीच उसे पता चला कि वह गर्भवती है। इस खबर ने उसे बहुत खुश कर दिया। वह अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोच कर खुश हो रही थी। उसने राजेश को भी यह खुशखबरी बताई, लेकिन राजेश के रिएक्शन ने उसे हैरान कर दिया। राजेश यह सुनते ही आग बबूला हो गया। उसने काव्या से कहा, मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए, तुम किसी तरह इसे गिरा दो, मैं भी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। काव्या को राजेश की यह बात सुनकर गुस्सा आया और दोनों के बीच काफ़ी बहस हो गई। काव्या ने साफ साफ कहा, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। काव्या इस बच्चे को जन्म देना चाहती थी, लेकिन राजेश इस बच्चे को चाह नहीं रहा था, जिस कारण इनके बीच दिन प्रतिदिन वाद विवाद बढ़ता रहता है। लेकिन काव्या हमेशा से ही उस बच्चे को गिराने के लिए मना करती है कि कुछ भी हो जाए मैं इस बच्चे को ज़रूर जन्म दूंगी। इसके बाद राजेश भी मजबूर हो जाता है। राजेश ने भी हार मान ली, लेकिन उसका व्यवहार काव्या के प्रति और भी सख्त हो गया। वह अब काव्या से ठीक से बात भी नहीं करता था और दोनों के बीच हर दिन बहस होने लगी। काव्या के लिए यह समय बहुत कठिन था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और ऐसे ही 2 महीने और बीत जाते हैं। एक रात जब दोनों सो रहे थे, राजेश का फोन बार बार बजने लगा। काव्या जाग रही थी और उसने सोचा कि इतनी रात में कौन मैसेज कर रहा है। उसने राजेश का फ़ोन उठाया और देखा कि व्हाट्सएप पर कोई लड़की उसे लगातार मैसेज कर रही है। मैसेज पढ़कर काव्या के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे पता चला कि राजेश का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। काव्या पूरी तरह टूट गई। उसने सुबह होते ही राजेश से इस बारे में बात की और कहा, मैं यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकती।
तुमने मुझसे धोखा किया है, मैंने तुमसे शादी की है, 7 फेरे लिए हैं, 7 जीने मरने की कस्में खाई हैं और तुम मुझे धोखा दे रहे हो। राजेश ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, यह मेरी पर्सनल लाइफ है, तुम्हें उसमें दखल देने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें घर में 3 वक्त का खाना, आरामदायक जीवन और सब कुछ मिल रहा है, तो चुपचाप अपनी ज़िंदगी जियो, मेरे किसी भी काम में दखल अंदाजी मत करो। काव्या ने गुस्से में कहा, शादी के बाद तुम्हारी पर्सनल लाइफ नहीं रहती, मेरा भी हक है सब कुछ जानने का और तुम्हें गलत रास्ते पर चलने से रोकने का। मैं यह सब माफ़ नहीं कर सकती और ना ही बर्दाश्त कर सकती हूँ। उस दिन दोनों के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हुई। काव्या ने फिर से अपनी माँ को फ़ोन किया और कहा, माँ मैं अब इस घर में नहीं रह सकती, यहाँ के लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं, तरह तरह के ताने मारते हैं। अब तो राजेश भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, उसने मुझे धोखा दिया है, उसका किसी लड़की के साथ संबंध है और मैं यह सहन नहीं कर सकती। काव्या की माँ ने उसे समझाने की कोशिश की, बेटा जल्दबाजी में ऐसा कोई कदम मत उठाओ, सोच समझकर फैसला करो, नहीं तो ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा। लेकिन उस दिन राजेश ने हद पार कर दी थी। उसने काव्या के साथ मारपीट की और उसे घर से बाहर निकाल दिया। काव्या ने उसी समय थाने में जाकर राजेश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और अपने मायके लौट आई। उसने अपने पिता दिनेश लाल जी को राजेश की सारी हरकतें बताई, जिससे वह बहुत दुखी हो गए। उन्होंने अपनी बेटी को अपने घर में रखने का फैसला किया। कुछ समय बाद काव्या और राजेश का तलाक हो गया। 5 महीने बाद काव्या ने एक बेटी को जन्म दिया। काव्या अब अपने मायके में अपनी बेटी के साथ रह रही है और वह अपनी ज़िंदगी को फिर से संवारने की कोशिश कर रही है। उसने बहुत कुछ सहा, लेकिन अंत में उसने अपने और अपनी बेटी के लिए सही फैसला लिया। अगले 3 साल तक वह अपनी बेटी की परवरिश अपने मायके में रहकर करती रही। अपने माता पिता के सहारे ही वह अपनी बेटी को पाल रही थी, लेकिन काव्या हमेशा से आत्मनिर्भर बनना चाहती थी। उसने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह खुद कुछ करे और अपनी बेटी के भविष्य के लिए कमाए। एक दिन काव्या ने अपनी पुरानी सहेली प्रियंका से बात की, जो दिल्ली में ही रहती थी और वहाँ एक स्कूल में नौकरी कर रही थी। काव्या ने प्रियंका से कहा, प्रियंका क्या तुम्हारे स्कूल में कोई टीचर की नौकरी खाली है? मैं अब नौकरी करना चाहती हूँ। मेरी बेटी भी अब बड़ी हो गई है और मैं अब अपने माता पिता पर बोझ नहीं बनना चाहती। प्रियंका ने काव्या की बात सुनकर जवाब दिया, हाँ काव्या, हमारे स्कूल में एक नए टीचर की ज़रूरत है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा इंटरव्यू अरेंज करा सकती हूँ। यहाँ की सैलरी भी अच्छी है और माहौल भी, तुम ज़रूर आकर देखो। काव्या ने खुशी से सहमति जताई और प्रियंका ने उसके लिए इंटरव्यू की व्यवस्था की। काव्या अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार थी। इंटरव्यू में काव्या ने अपने ज्ञान और अनुभव से सभी को प्रभावित किया और उसे फिजिक्स की टीचर के तौर पर चुन लिया गया। उसे कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई। काव्या को अच्छी सैलरी मिल रही थी और वह अपनी बेटी के साथ एक नए जीवन की शुरुआत कर रही थी। वह बच्चों को बहुत ही प्यार और लगन से पढ़ाती थी, जिससे जल्द ही वह स्कूल की सबसे पसंदीदा टीचर बन गई। सभी बच्चे और शिक्षक उसका बहुत सम्मान करते थे। काव्या का आत्मविश्वास फिर से लौट आया था। उसने स्कूल के बाद भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति और भी बेहतर हो गई। धीरे धीरे काव्या ने अपने जीवन को संवार लिया। वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसने अपने दर्द और संघर्ष को पीछे छोड़ते हुए अपने और अपनी बेटी के लिए एक बेहतर भविष्य बनाया। समय के साथ स्कूल के प्रिंसिपल की तबीयत खराब हो गई और उन्हें कुछ समय के लिए काम से दूर रहना पड़ा। उन्होंने काव्या से कहा, काव्या, जब तक मैं स्वस्थ नहीं हो जाता तुम इस पद को संभालो और स्कूल को मैनेज करो। काव्या ने जिम्मेदारी के साथ काम संभाला और स्कूल में नए एडमिशन लेने का काम शुरू किया। एक दिन राजेश, जो अब काव्या का तलाकशुदा पति था, अपने बेटे का एडमिशन कराने के लिए उसी स्कूल में आया। उसे नहीं पता था कि काव्या इस स्कूल की प्रिंसिपल बन चुकी थी। जब उसने काव्या को प्रिंसिपल के रूप में देखा तो वह हैरान रह गया।
उसने काव्या से मिलने की कोशिश की, लेकिन काव्या ने उसे अपने ऑफिस में बुलाकर साफ साफ कह दिया कि अब उसका उससे कोई रिश्ता नहीं है। राजेश ने काव्या से माफ़ी मांगने की कोशिश की और अपनी बेटी से मिलने की विनती की, लेकिन काव्या ने साफ शब्दों में मना कर दिया। उसने कहा, जब तुमने मुझे घर से निकाला था तब मेरी कोख में यह बच्ची थी। तुमने तब उसकी परवाह नहीं की, तो अब किस हक से तुम उसे अपनी बेटी कहते हो। राजेश निराश होकर वहाँ से चला गया, लेकिन उसने काव्या से मिलने की कोशिश जारी रखी। आखिरकार काव्या ने गार्ड को आदेश दिया कि कोई भी पेरेंट्स बिना पूछे उसके ऑफिस में ना आए। इसके बाद काव्या की मुलाकात मोहित नाम के एक लड़के से हुई, जो एक अच्छे परिवार से था और मेडिकल के कारोबार में था। मोहित ने काव्या को प्रपोज किया, लेकिन जब उसने काव्या को आधी रात को अपने घर बुलाने की कोशिश की तो काव्या ने उसकी असलियत समझ ली। मोहित का असली मकसद समझ में आने के बाद काव्या ने उससे बातचीत बंद कर दी और उसने तय किया कि वह अपनी बेटी के साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारेगी। कुछ साल और बीत गए। काव्या अपनी बेटी के साथ एक सशक्त और आत्मनिर्भर जीवन जी रही थी। उसकी बेटी अब स्कूल में पढ़ने लगी थी और काव्या का करियर भी प्रगति पर था। वह न केवल एक सफल टीचर थी, बल्कि स्कूल की विभिन्न गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से हिस्सा ले रही थी। काव्य का उद्देश्य केवल बच्चे को पढ़ाना नहीं था, बल्कि उन्हें जीवन के लिए तैयार करना भी था। काव्या ने स्कूल में कई नए कार्यक्रम शुरू किए, जैसे कि नैतिक शिक्षा और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता। इन कार्यक्रमों को स्कूल में बहुत सराहा गया और काव्य का मान सम्मान और भी बढ़ गया। अब स्कूल में हर कोई उसे माँ के रूप में देखता था, क्योंकि वह हर बच्चे की भलाई के लिए पूरी तरह से समर्पित थी। लेकिन इस बीच काव्या के जीवन में एक नया मोड़ आया। स्कूल में एक नए प्रिंसिपल की नियुक्ति हुई और उनकी योजना थी कि स्कूल का विस्तार किया जाए। नए प्रिंसिपल अजय एक ईमानदार और दूरदर्शी व्यक्ति थे। वह काव्या के काम से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने उसे अपनी टीम का मुख्य सदस्य बना लिया। अजय ने काव्या को स्कूल के विस्तार की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने कहा, काव्या, आप में वह क्षमता है जो इस स्कूल को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। मैं चाहता हूं कि आप इस विस्तार परियोजना की अगुवाई करें और इसे सफल बनाएं। काव्या ने इस चुनौती को स्वीकार किया और पूरे जोश के साथ काम में लग गई। उसने नए कोर्सेज, फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना बनाई। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही समय में स्कूल का विस्तार हो गया, जिससे स्कूल की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। अजय और काव्या के बीच एक अच्छे कार्य संबंध बने और दोनों मिलकर स्कूल को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करने लगे। इस बीच काव्या की बेटी भी बड़ी हो रही थी और अपनी माँ की तरह ही दृढ़ और आत्मनिर्भर बन रही थी। काव्या को अब जीवन में संतुष्टि महसूस हो रही थी। उसने न केवल अपनी बेटी को एक अच्छा जीवन दिया, बल्कि अपने काम के माध्यम से भी समाज में योगदान दिया। वह अपने स्कूल की जान बन चुकी थी और उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे सबकी चहेती बना दिया था। फिर एक दिन अजय ने काव्या से कहा, काव्या, मैं आपको सिर्फ एक सहकर्मी के रूप में नहीं, बल्कि एक दोस्त और साथी के रूप में देखता हूँ। क्या आप मेरे साथ जीवन की यह यात्रा साझा करना चाहेंगी? काव्या इस प्रस्ताव पर सोच में पड़ गई। उसने जीवन में बहुत कुछ सहा था और वह फिर से किसी रिश्ते में जाने को लेकर आशंकित थी। लेकिन उसने अजय की ईमानदारी और सच्चाई को देखा और उसने महसूस किया कि यह रिश्ता उसके जीवन में एक नया अध्याय खोल सकता है। काव्या ने कुछ समय लिया और फिर अजय के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और फिर कुछ समय के पश्चात दोनों ने सही फैसला लिया। दोनों ने मिलकर एक नए जीवन की शुरुआत की, जिसमें काव्या की बेटी भी शामिल थी। अब काव्या ने अपने जीवन को फिर से बसाने का फैसला कर लिया था।
लेकिन इस बार वह एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला के रूप में थी, जिसने अपने दम पर सब कुछ हासिल किया था। काव्या ने अपनी ज़िंदगी में जितने दर्द सहे थे, उसके जीवन में उतनी ही खुशियों का आगाज़ होने वाला था। अजय और काव्या ने मिलकर न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन को खुशहाल बनाया, बल्कि स्कूल को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो दोस्तों, जिन महिलाओं का तलाक हो जाता है तो ऐसी महिलाओं का लोग ज़्यादातर फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। उन्हें प्यार का झांसा देकर उनका शोषण करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वह सोचते हैं कि इसका तो तलाक हो गया है। लेकिन काव्या ने साबित कर दिया कि जीवन में जो कुछ भी हुआ उसने उसे और मजबूत बना दिया। काव्या और अजय एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं और काव्या अपनी बेटी को एक सफल और स्वतंत्र महिला बनाने के लिए प्रेरित कर रही है। उसकी यह यात्रा अभी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि वह अपने जीवन के नए अध्याय को लिखने में व्यस्त है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? काव्या के लिए 2 लाइनें कमेंट करके ज़रूर लिखें। मोहित और राजेश जैसे मनचले लड़कों के बारे में आपकी क्या राय है, हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर दोस्तों आपको कहानी ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो कुछ लफ्ज़ों की अदायगी मैं सही से नहीं कर पाती, तो प्लीज़ आप उन्हें भूल भुलाकर वीडियो को समझिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू।